Hello my dear friends, welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So in today's lecture, we will discuss Section 18 of Indian Evidence Act 1872 that deals with the provision of admission. Specifically, Section 18 deals with the person who is entitled to make an admission. As well as we will discuss the question asked by the examiner on Section 18 of Indian Evidence Act and the question which may be asked by the examiner on this particular section. तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है सेक्शन 18 इंडियन एविडेंस एक्ट का, इस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. एडमिशन सेक्शन 18 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. सेक्शन 17 में हमने देखा कि ओरल डॉक्यूमेंट्री इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एडमिशन है और वो ऐसा एडमिशन होगा, ऐसा स्टेटमेंट जो कहीं ना कहीं फैक्ट इन इशू की तरफ इशारा कर रहा है और ऐसे पर्सन ने और ऐसे सर्कमस्टांसेस में मेंशन किया हुआ है कि जो सेक्शन 18 में बताया हुआ है. तो सेक्शन 18 में हम देखेंगे कौन एडमिशन दे सकता है और कौन सी सिचुएशन में दे सकता है. सो एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और इज एजेंट. सेक्शन 18 बात करता है जो पार्टीज है सूट के, उनका एडमिशन के या उनके एजेंट के बारे में, या कौन एडमिशन दे सकता है. सो स्टेटमेंट मेड बाय अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग और बाय एन एजेंट टू एनी सच पार्टी whom the court regards under the circumstances of the case as expressly or impliedly authorized by him to made them are admission. तो जो पार्टीज है सूट के, उन्होंने दिया हुआ स्टेटमेंट एडमिशन कहलाएगा, या उनके एजेंट या ऐसे पार्टी जिनको ऑथराइज्ड किया है उस पार्टीज टू द सूट ने, अगर वो एडमिशन देते हैं तो दैट एडमिशन बिकम्स रिलीवेंट एंड दोज स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड एज अ एडमिशन. तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन एडमिशन दे सकता है. पार्टीज, द फर्स्ट वन इज पार्टीज टू द प्रोसीडिंग. तो हु कैन मेक एन एडमिशन? पार्टीज टू द प्रोसीडिंग. प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट्स आर द पार्टीज टू द प्रोसीडिंग, दे कैन मेक एन एडमिशन, है ना. वहां पर प्रोसिक्यूशन और डिफेंस है, उनमें वो एडमिशन दे सकते हैं. तो जो सूट के, जो प्रोसीडिंग के पार्टीज हैं, दे कैन मेक एन एडमिशन एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 18. देन एजेंट अथोराइज्ड बाय सच पार्टीज. पार्टीज टू द सूट एडमिशन दे सकते हैं उनके एजेंट जो कि अथोराइज्ड किए गए पार्टीज के जरिए. तो एजेंट ऑफ पार्टीज कैन मेक एन एडमिशन अंडर सेक्शन 18. देन पर्सन ऑक्यूपाइंग रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर. ऐसा पर्सन जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर को ऑक्यूपाई कर रहा है, that can make an admission. Then fourth one is person having pecuniary or proprietary interest. ऐसा पर्सन जिसका वो जो केस चल रहा है कोर्ट के सामने, वो प्रॉपर्टी में अगर pecuniary और proprietary interest है, वो भी एडमिशन दे सकता है. एंड लास्ट वन इज पर्सन फ्रॉम whom the parties derived interest. ऐसा पर्सन जिसके तरफ से, जिसके पास से इंटरेस्ट डेराइव कर रही है कोई पार्टी, वो भी एडमिशन दे सकता है. So these are the person who can make an admission under section 18. We will discuss one by one. Parties to the proceeding. Parties on the record and person interested in the subject matter of the suit. तो parties to the proceeding कौन होगी? जो parties on record है. For example, जो parties केस में है कि for example plaintiff, defendant, these are the two parties on record. एंड पर्सन इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट. और ऐसे पर्सन जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट है, जो प्रॉपर्टी के बारे में जो केस चल रहा है उसमें इंटरेस्ट जिनका है सब्जेक्ट मैटर में, वो सब्जेक्ट मैटर में जिसका इंटरेस्ट है, जो पार्टीज का इंटरेस्ट है, वो भी पार्टीज टू द प्रोसीडिंग के कंसेप्ट में आएगी. So it is the basic principle that all statements of the party in a suit or proceeding are relevant. तो ये बेसिक प्रिंसिपल है कि जो भी स्टेटमेंट पार्टीज करेगी वो सूट के, वो सब स्टेटमेंट उस केस में रिलीवेंट हो जाएगी. अब द स्टेटमेंट ऑफ वन प्लेंटिफ और डिफेंडेंट शुड नॉट बाइंड को प्लेंटिफ और को डिफेंडेंट. तो अगर एक से ज्यादा प्लेंटिफ है या एक से ज्यादा डिफेंडेंट है, कोई प्लेंटिफ या कोई डिफेंडेंट कोई स्टेटमेंट देगा तो वो उसके को प्लेंटिफ या को डिफेंडेंट पे बाइंडिंग नहीं रहेगा, सिर्फ उसके शेयर को वो बाउंड करेगा, दूसरे के शेयर को वो बाउंड नहीं करेगा. एडमिशन. द सुप्रीम कोर्ट इन कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ MP that not
much weight can be attached to it against the co-parties and it cannot by itself be the basis of legal rights or liabilities. तो co-parties को बाउंड नहीं करेगा किसी दूसरे पार्टी का. फॉर एग्जाम्पल प्लेंटिफ एक से ज्यादा, उसमें मैं एक प्लेंटिफ हूं और मैं कोई एडमिशन देता हूं तो वो सिर्फ मुझे ही बाउंड करेगा, को पार्टीज को बाउंड नहीं करेगा. ये क्लियर किया है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में. सेकंड वन इज एजेंट अथोराइज्ड बाय सच पार्टी. और कौन कर सकता है? एजेंट अथोराइज्ड बाय सच पार्टीज. द स्टेटमेंट ऑफ द एजेंट कैन बाइंड प्रिंसिपल ओनली ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एजेंसी. एजेंट ने दिया हुआ एडमिशन प्रिंसिपल को बाउंड करेगा, बट एजेंट शैल मेक सच एन एडमिशन व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी वॉज इन एग्जिस्टेंस. जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, जब तक वो उसका एजेंट है तब तक ही वो एडमिशन दे सकता है. एज सुन एज ही सीज टू बी एन एजेंट ही कैन नॉट मेक एन एडमिशन. जैसा वो एजेंट, फॉर एग्जाम्पल एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी टर्मिनेट हो गया, अब वो एजेंट नहीं है, अब वो एडमिशन नहीं दे सकता है. द एजेंसी मस्ट बी प्रूव्ड बिफोर द एडमिशन ऑफ द एजेंट. तो एजेंट के एडमिशन को एडमिट करने के पहले एजेंसी प्रूव होना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी प्रूव होना जरूरी है. पहले ये एस्टैब्लिश होना जरूरी है कि ये पर्सन वो पार्टी का एजेंट है, तभी एजेंट का एडमिशन एडमिसिबल होगा, अदरवाइज नॉट. फॉर एग्जाम्पल, where David, a station master of a railway company, while reporting a loss of goods to the police and gave the name of a missing porter John as a suspect. तो यहाँ क्या किया कि डेविड जो स्टेशन मास्टर है ऑफ रेलवे कंपनी, while रिपोर्टिंग लॉस ऑफ गुड्स, जब वो रिपोर्ट कर रहा था डेविड लॉस ऑफ गुड्स का टू द पुलिस एंड गेव द नेम ऑफ द मिसिंग पोर्टर जॉन एज ए सस्पेक्ट. तो उसने क्या किया, जॉन का नाम बताया कि ये मिसिंग पोर्टर है, कि जिस दिन से ये चीज गुम हुई है उस दिन से ये मिल नहीं रहा है, ये कहीं पर लापता है. कौन? जॉन. और उस पर ही मुझे शक है, ऐसा उसने प्रोवाइड किया. इट वॉज हेल्ड टू बी एन एडमिशन अगेंस्ट द रेलवे कंपनी. तो ये रेलवे कंपनी के अगेंस्ट में एडमिशन ट्रीट हुआ, क्योंकि डेविड स्टेशन मास्टर था जिसने ये रिपोर्ट किया मैटर को, और रिपोर्ट करते वक्त जॉन जो पोर्टर है वो भी एक पार्ट एंड पार्सल है रेलवे कंपनी का, उस पर शक जताया उसने. तो ये डेविड का स्टेटमेंट एडमिशन कहलाएगा रेलवे कंपनी के अगेंस्ट में, क्योंकि डेविड रेलवे कंपनी का एजेंट है. तो एडमिशन ऑफ एजेंट इज बिकम्स एडमिसिबल अंडर सेक्शन 18. नाउ द नेक्स्ट वन इज पर्सन ऑक्युपाइंग रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर. So admission is relevant if it was made during the time when he was holding such a character. Suppose if I am holding a representative character, suppose if I am representing somebody else, अगर मैं किसी को represent कर रहा हूं, so being a representative, if I made any admission, that admission becomes relevant against the interest of the party to whom I represent. जिसको मैं represent कर रहा हूं उसके against में मेरा statement as an admission use हो सकता है, वो रिलीवेंट हो सकता है, बिकॉज आई एम होल्डिंग अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर. सो इट इंक्लूड्स ट्रस्टी, रिसीवर, असाइनी ऑफ एन इंसॉल्वेंट स्टेट, एग्जीक्यूटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, गार्डियन. तो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर कौन है? ट्रस्टी है, वो रिप्रेजेंटेटिव है, किसी प्रॉपर्टी का ट्रस्टी है वो रिप्रेजेंटेटिव. रिसीवर ऑफ इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है, असाइनी है रिप्रेजेंटेटिव है, एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर या गार्डियन है, ये सब रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर होल्ड कर रहे हैं. अब यहां पर है फादर. इन रिगार्ड टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एडमिशन बाय फादर वुड बी एडमिसिबल अगेंस्ट द सन. तो अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड किया हुआ एडमिशन, कौन किया हुआ? फादर ने किया हुआ, वुड बी एडमिसिबल अगेंस्ट द सन. वो सन के अगेंस्ट में एडमिसिबल रहेगा. व्हाई? बिकॉज फादर इज रिप्रेजेंटेटिंग हिज सन, वो सन को रिप्रेजेंट कर रहा है. द फादर इज होल्डिंग अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, एंड if the father make any admission relating to ancestral property, that will be used against the son, that is admissible against the interest of son. तो वो सन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में एडमिसिबल हो जाएगा, एज फादर इज होल्डिंग अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, क्योंकि फादर रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर होल्ड कर रहा है. नेक्स्ट वन इज person having pecuniary or proprietary interest. So admission is relevant if it was made during the time when he was holding such a character. कि एडमिशन कब रिलीवेंट होगा? कि सपोज इफ आई एम हैविंग एनी काइंड ऑफ पिक्यूनरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट, एंड इफ आई मेड एन एडमिशन, दैट एडमिशन बाउंड टू माई इंटरेस्ट ऑल्सो, सो आई कैन मेक एन एडमिशन एंड
दैट्स वाई दैट एडमिशन बिकम्स रिलीवेंट। तो मेरा उसमें पिक्यूनरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है और मैं जब एडमिशन दूंगा दैट एडमिशन बिकम्स रिलीवेंट। इट इंक्लूड्स ट्रस्टी, रिसीवर, असाइनी ऑफ एन इंसॉल्वेंट स्टेट, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, गार्डियन, ये भी उनको ही रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पर राम एंड श्याम बिलोंग्स टू सेम फैमिली, admission made by any of them regarding partition of the joint family property is relevant। राम और श्याम एक ही फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं और जो प्रॉपर्टी है फैमिली की, वो प्रॉपर्टी में दोनों का इंटरेस्ट है। तो होगा क्या, एडमिशन मेड बाय एनी वन ऑफ देम, दोनों में से कोई भी एडमिशन करता है तो रिगार्डिंग पार्टीशन ऑफ द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी इज रिलीवेंट, दोनों में से कोई भी एडमिशन करेगा पार्टीशन से रिलेटेड तो वो रिलीवेंट हो जाएगा। क्यों? एज बोथ आर हैविंग अ पिक्यूनरी इंटरेस्ट इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, क्योंकि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में दोनों का पिक्यूनरी इंटरेस्ट है। तो श्याम अगर एडमिशन करेगा तो दैट एडमिशन बाउंड टू राम, राम अगर एडमिशन करता है तो वो श्याम को भी बाउंड करेगा, दोनों को बाउंड करेगा वो, क्योंकि दोनों का उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। नेक्स्ट वन इज person from whom the parties derived interest। So the statement of a person from whom the parties to the suit derives their interest in the subject matter of the suit are admissible। कि जिसके तरफ से इंटरेस्ट डेराइव करता है पर्सन, उसका भी स्टेटमेंट एडमिशन कहलाएगा, that admission becomes admissible। So it has to be shown that such statement were made during the continuance of their interest in the subject matter of the suit। वो एडमिशन कब उसने किया हुआ रहना चाहिए कि जब तक उसका इंटरेस्ट है वो प्रॉपर्टी में, अगर वो इंटरेस्ट के दौरान अगर वो एडमिशन करता है तभी वो रिलीवेंट होगा, अदरवाइज रिलीवेंट नहीं होगा। एग्जांपल है, डेविड एग्जीक्यूटेड अ गिफ्ट डीड इन फेवर ऑफ जूलिया। डेविड ने क्या किया, जूलिया के फेवर, जूलिया को एक गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट किया, उसने गिफ्ट किया कुछ प्रॉपर्टी। अब हुआ ऐसा, एन एडमिशन रिलेटिंग टू गिफ्टेड प्रॉपर्टी विल बी बाइंडिंग ऑन जूलिया। तो एनी एडमिशन रिलेटिंग टू गिफ्टेड प्रॉपर्टी, अगर डेविड गिफ्ट करने के बाद अगर डेविड कोई स्टेटमेंट देता है, कोई एडमिशन देता है रिलेटिंग टू गिफ्टेड प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी गिफ्ट किया है उससे रिलेटेड अगर डेविड कोई एडमिशन देता है तो वो जो एडमिशन है वो जूलिया को भी बाउंड करेगा। Why? Because Julia has derived the interest from David। क्योंकि जूलिया ने वो प्रॉपर्टी कहां से डेराइव किया है, वो इंटरेस्ट कहां से डेराइव किया है, डेविड से, क्योंकि डेविड ने वो प्रॉपर्टी जूलिया को गिफ्ट किया है। तो गिफ्टेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड डेविड कोई भी एडमिशन देता है वो एडमिशन जूलिया को भी बाउंड करेगा सेक्शन 18 के हिसाब से। सो एज शी डेराइव्ड इंटरेस्ट इन द गिफ्टेड प्रॉपर्टी फ्रॉम डेविड, क्योंकि वो प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट कहां से डेराइव किया, उसने डेविड से डेराइव किया। अब प्रोबेबल क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले सेक्शन 18 पे, whose admission is relevant under section 18 of Indian Evidence Act 1872, agent of the parties to the proceeding, by suitor in representative character, party interested in subject matter, or all of the above। अगर हम देखें तो यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि एजेंट ऑफ द पार्टीज टू द प्रोसीडिंग कैन मेक एन एडमिशन, बाय सूटर इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑल्सो, एंड पार्टीज इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबोव। ये तीनों के तीनों का एडमिशन सेक्शन 18 में रिलीवेंट होगा। So these are the provision mentioned under section 18. I hope you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button, and share this video with your friends. Thank you very much.